हेलो, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों हो जाए तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने मैथ के पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को क्लियर करा दिया। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे तो जल्द से सारे वीडियो को देख ले। इसके साथ फिजिक्स का भी एक वीडियो अपलोड है और बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साइंस के जितने भी बुक है सारे बुक को स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट हो दोस्तों। तो हमारा चैप्टर कौन है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। ये चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, किसका? केमिस्ट्री का। अब हम जानते हैं कि उसको समझना कैसे है और सबसे आसान तरीका क्या है इसे याद करने के लिए दोस्तों। इसे समझाने से पहले हम 9th क्लास में लेके जाने वाले हैं। 9th क्लास में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन दोस्तों। परिवर्तन के बारे में जानते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लिख देते हैं परिवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में चेंज भी कहते हैं दोस्तों। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इनके अलावा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि इसी टॉपिक से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों। तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक गुण के बारे में और एक अवस्था के बारे में। इसका भी एक गुण के बारे में, एक अवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन कहते हैं जिसमें तो गुण तो चेंज नहीं होता है लेकिन अवस्था चेंज हो जाता है। हम एग्जांपल देंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, बस आप लोग अंत तक बन रही है दोस्तों। इसमें क्या होता है, गुण भी चेंज होता है, अवस्था भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक जल है, मान लीजिए जल है। जल को क्या करते हैं हम लोग? फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, यानी आप क्या बन जाएगा? वो बर्फ बनेगा। ये बर्फ बन गया। और बर्फ को हम क्या कहते हैं? एक गर्म तावे या गर्म बर्तन पे डालते हैं तो क्या होगा? वाष्प रूप में उड़ जाएगा। यानी अब जो हम किसी बर्तन में डालेंगे यहाँ तो क्या होगा? वाष्प रूप में उड़ जाएगा दोस्तों। ये क्या था? जल। ये क्या था? बर्फ। और ये क्या है हमारे पास? वाष्प, या जिसे हम अपनी भाषा में भाप भी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बता दें कि जल को भी एक प्रकार से पानी ही मानते हैं, क्योंकि फार्मूला H2 क्या है दोस्तों? हमारा पानी। इसको भी एक प्रकार से पानी कहते हैं, बर्फ को भी, और इसको भी क्या कहते हैं? पानी, यानी H2 ही कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एग्जांपल के लिए हम बताएं तो आप लोग खाना जरूर बनते होंगे आप लोग घर में। अगर चावल बनता है दोस्तों, देखिए चावल जो बनाते हैं उसके बर्तन में क्या होता है? पानी लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वाष्प बनता है ना, जाकर पानी ही बन जाता है। ये आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि ये सब क्या है? एक प्रकार से H2 ही है, सबका रूप क्या है? पानी ही है, यानी जल ही है। अब देखिए दोस्तों, ये है द्रव, ये है ठोस, ये है गैस। अवस्था चेंज है लेकिन गुण क्या है दोस्तों? पानी का ही है, गुण क्या है? सेम है। इसलिए कह सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कुछ ऐसे ही परिवर्तन होते हैं जिसमें गुण तो चेंज होता है, उसके साथ अवस्था भी चेंज होता है, उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास दूध है, दूध से क्या बना दीजिए? दही बना दीजिए। अब इसमें देखिएगा, दूध कम खट्टा होता है, दही ज़्यादा खट्टा होता है। दूध द्रव, पूरा द्रव होता है, लेकिन दही क्या होता है? थोड़ा ठोस होता है। इसका मतलब कि अवस्था भी चेंज हो रहा है, इनके अलावा उसका गुण भी चेंज हो रहा है। इस तरह के परिवर्तन क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे चैप्टर में जो है ना, भौतिक परिवर्तन का कोई काम नहीं दोस्तों। हम लोग जो भी पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन से ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया का स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग जानते हैं हमारा चैप्टर कौन सा। हम चैप्टर को समझने में आसानी, बहुत आसानी होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए। दोस्तों देखिए, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया ने रासायनिक परिवर्तन से जो परिवर्तन उसमें जो भाग लेते हैं उसके जो अभिक्रिया होती है उसी बारे में बात करेंगे, और समीकरण द्वारा दर्शाते हैं उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म पहले की गुणधर्म से क्या है? अलग हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताए थे, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो दूध क्या है? दूध से दही बनाए, लेकिन दही कैसा हो गया? दूध से अलग है। अगर हमारा सब्जी बन रहा है, यानी कच्ची सामग्री से हमारा सब्जी बन रहा है, तो उस पकी हुई सब्जी और जो कच्चे सब्जी, उसका स्वाद और इसका स्वाद बहुत फर्क होगा। इसको मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? बनने वाला पदार्थ का गुण ही चेंज हो पहले की अपेक्षा, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या आप लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तब हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो हमारा एक टॉपिक बन गया रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया
दोस्तों आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक देखिएगा लोहा, लोहा जो रहता है ना हमारे घर के बाहर रहता है दोस्तों, जब भी उससे ऑक्सीजन मिलता है ना तो वो जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। हम लोग समझेंगे संक्षारण क्या होता है, बस आप लोग इतना समझिए, जब हमारे घर से बाहर क्या रहता है, लोहा रहता है, लोहा में क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं। ऑक्सीजन का एक कंडीशन है कि वो आर्द्र होना चाहिए, यानी वायु आर्द्र होना चाहिए, पानी से भींगा हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अब उसको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, लोहा ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, जब लोहा के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या बनता है, लोहा ऑक्साइड। लोहा ऑक्साइड हम लोग केमिस्ट्री वाला भाषा में कहते हैं, लेकिन अपने भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लगा हुआ लोहा। दोस्तों ये जो अभिक्रिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि देखो ये दोस्तों इसका गुण, ये जो लोहा होता है चमकदार होता है, लेकिन जैसे ही जंग लग जाता है तो क्या होता है, वो चमकदार नहीं होता है बल्कि वो खराब हो जाते हैं, जंग लगा हुआ लोहा हो जाता है, पहले की अपेक्षा बहुत उसमें चेंज आ जाता है। अब हम जानते हैं कि इसे हम बोलते हैं अभिकारक। दोस्तों इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक, अभिकारक। और जो बनता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल। तो अगर आपसे पूछे अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया के फल से बनने वाला पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है अभिकारक और प्रतिफल के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम चाहते हैं कि अभिक्रिया को थोड़ा स्टॉप करते हैं और अब हम आप समझाते हैं आपको समीकरण के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक कौन सा, समीकरण। देखिए दोस्तों समीकरण दो तरह के होते हैं। हम लोग एक समीकरण मैथ ही पढ़ते हैं, आप लोग को ध्यान होगा, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री वाले समीकरण के बारे में बात करें, दो तरह के होते हैं। एक रासायनिक समीकरण होता है और एक होता है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं क्या, लोहा प्लस में ऑक्सीजन मिलता है, क्या मिलता है, लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या बनता है, लोहा ऑक्साइड। दोस्तों इसी लोहा को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में फेरस कहते हैं, यानी Fe कह सकते हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं दोस्तों। इससे क्या बनता है, Fe3O4, यानी हमारा अभिक्रिया बनेगा Fe3O4। ये जो Fe3O4 मिल रहा है ये अणुसूत्र होते हैं, बनाने का तरीका होता है। अगर आप लोग 9th क्लास पढ़ोगे तो आप लोग बखूबी जानते होंगे इसके बारे में। अगर नहीं जानते तो बस कुछ चैप्टर का इंतजार कीजिए, कुछ चैप्टर का हम यही समझाने वाले हैं कि ये सूत्र बनता कैसे। दोस्तों तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, लोहा ऑक्साइड बनता है। उसी जगह हम कह सकते हैं कि इसका सूत्र संकेत क्या होता है, लोहा का Fe और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। जब ये दोनों मिलता है तो क्या है, Fe3O4 बनता है। अब देखिए दोस्तों शब्दों के द्वारा लिखा गया समीकरण को बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्दों के द्वारा लिखे गए समीकरण बोलते हैं शब्द समीकरण, जबकि संकेतों एवं सूत्रों के दोस्तों क्या बात करते हैं, जब दो संकेत आपस में मिल जाता है तो सूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखे गए छोटे रूप में समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है, अगर हम इसको अच्छा सा और लिखे तो बहुत छोटा होता है दोस्तों। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि शब्दों के द्वारा लिखे गए समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। इनके अलावा संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से छोटे रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों रासायनिक समीकरण को आप लोग जान चुके होंगे, शब्द समीकरण हमको पढ़ना नहीं है इस क्लास में दोस्तों। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतुलित समीकरण, एक का नाम है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण और एक है असंतुलित समीकरण। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है संतुलित एवं असंतुलित। अब हम जानते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। अगर आप लोग शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। संतुलित मतलब क्या होता है, समान यानी बराबर हर जगह हो, लेकिन असंतुलित में मतलब क्या था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हर एक न एक जगह क्या ज़्यादा या कम है। तो अब हम बात करेंगे संतुलित और असंतुलित की परिभाषा के बारे में। तो आपको इससे पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम आ गया यानी Mg आ गया,
फिर क्या मिल गया, ऑक्सीजन यानी O2 मिल गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO बनेगा यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड बनाता है, जैसे लोहा ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम में जुड़ा ऑक्सीजन तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ O2 मात्रा में, लेकिन O यहाँ एक मात्रा में, Mg एक है, Mg एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ O2 है, यहाँ O एक है। इसका मतलब क्या है, ये संतुलित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। अब हम जानते हैं कि संतुलित समीकरण की परिभाषा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर पदार्थों का मान क्या हो, समान हो, उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। और वैसा समीकरण जिसमें तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर पदार्थों का मान असमान हो, उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। दोस्तों ये अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो ये हमारे लिए क्या है, असंतुलित समीकरण है, लेकिन इसी को संतुलित करने का एक तरीका है, वो हम सिखाएंगे, बस अगले पार्ट में आप लोग बने रहिएगा। लेकिन अगर संतुलित समीकरण हम डायरेक्ट बनाना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमको ये दो मात्रा में लिखना है, पहले हम ये लिख देते हैं एक मतलब, Mg प्लस O2 हमारे पास क्या बना था, MgO बना था। दोस्तों इसको चाहते हम संतुलित करें तो यहाँ O2 मात्रा में ना, तो हम 2 मात्रा से गुना कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो से जब यहाँ से गुना करते हैं तो यहाँ Mg भी 2 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, अगर x प्लस 2 है, इसको 2 से गुना करते हैं तो 2x तो होगा, लेकिन 2 दूना 4 भी हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो O की मात्रा 2 होगा, लेकिन Mg की मात्रा में कितना हो गया, 2 हो गया, यानी O भी 2 हो गया, Mg भी 2 हो गया। तो यहाँ भी 2 करना होगा, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 Mg, O का मात्रा 2, O का मात्रा 2। इसका मतलब ये है कि ये संतुलित है और ये असंतुलित। तो मुझे उम्मीद है कि संतुलित समीकरण का आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। तो लिखिए इस प्रकार कि वैसा समीकरण जिसमें तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर पदार्थों का मान क्या हो, समान हो, उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। और वैसे समीकरण जिसमें तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर पदार्थों का मान असमान हो, उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। दोस्तों अब हमारा एक टॉपिक होगा संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में अगर आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का तो अक्सर पूछा ही जाता है कि निम्न समीकरण को संतुलित करें। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर क्योंकि जरूर जोड़े दोस्तों। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि आपके एग्जाम के अंत तक हम आपके साथ रहेंगे और इस बार आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।